एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर केमिस्ट्री का है, का रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांत। ये टॉपिक क्लास 11th का आईएससी के लिए है, ठीक है। यही सेम वीडियो जो होगा क्लास 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे, सेम टू सेम यही पढ़ना है 9th क्लास में भी, ठीक है। उसी को थोड़ा पढ़ेंगे उसी के बारे में। तो चलिए आज का इस वीडियो शुरू करते हैं। केमिस्ट्री के लिए इस टॉपिक पर एक और वीडियो आ चुका है, तो उस वीडियो को भी अगर नहीं देखे होंगे तो अब तक देख लीजिएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो कर भी लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? पदार्थ के बारे में, ठीक है, कि पदार्थ होता क्या है। इसको लेकर पहले जब भी हम क्योंकि केमिस्ट्री को शुरुआत कर रहे हैं तो पदार्थ को लेकर सबसे पहले शुरू किया जाता है। तो पदार्थ का पहले डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। तो पदार्थ का परिभाषा होता है कि वह वस्तु जो क्या करती है, स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे क्या करते हैं, जिसके को क्या किया जाता है, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ अनुभव करती है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। इसमें मेन लाइन जो होता है कि जिसके पास द्रव्यमान होता है वह सभी क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। अगर हम चाहेंगे तो एक लाइन ये भी बोल सकते हैं केवल कि अगर दुनिया की सारी वस्तुएं जिसके पास द्रव्यमान होगा तो वह पदार्थ होगा, अगर द्रव्यमान नहीं हुआ इसका मतलब कि वह पदार्थ नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि पदार्थ कुछ उदाहरण के थ्रू, ठीक है। उदाहरण क्या होगा इसका? जैसे कि कुर्सी, कुर्सी अगर है तो उसके पास कुछ द्रव्यमान होगा, इसका मतलब ये क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम देखते हैं टेबल, ये भी क्या है, इसमें भी टेबल है तो स्थान थोड़ा सा घेरेगा, ये इसके पास भी द्रव्यमान होगा, इसका मतलब ये भी क्या है, पदार्थ है। और एग्जाम्पल, पुस्तक बहुत भारी होती है जिंदगी में लेकिन बहुत साथ देती है, कोई साथ दे ना दे ये कभी साथ नहीं छोड़ेगी पुस्तक, ठीक है। तो बुक्स को पढ़ना चाहिए, इसीलिए ये भी द्रव्यमान होता है। अगर जल की बात करेंगे तो इसके अंदर भी द्रव्यमान होता है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। अगर हम बात करते हैं हवा, हवा में भी द्रव्यमान होता है, ठीक है। इसीलिए जैसे गैस का जो सिलेंडर खरीदते हैं तो खरीदते हैं ना 15 kg वाला या 2 kg 4 kg वाला, तो यानी कि उसके में भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है। कलम द्रव्यमान होता है इसके अंदर भी। अगर हम बात करते हैं देखिए सूर्य के, तो सूर्य जो होता है अपने आप में सूर्य का भी द्रव्यमान है। ये जो होती है पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था होती है सूर्य के पास में, यानी सूर्य भी क्या है, पदार्थ होता है। लेकिन सूर्य के प्रकाश की किरणें जो होती है, तो प्रकाश जो होता है फोटोन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? फोटोन से। और प्रकाश फोटोन से मिलकर बना होता है। फोटोन के पास द्रव्यमान नहीं होता है। फोटोन और न्यूट्रिनो इसके पास द्रव्यमान नहीं होता है, अतः यह पदार्थ नहीं है, ठीक है। फोटोन जो होता है पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि घर हो गया, घर के पास भी द्रव्यमान होता है, इसका मतलब ये भी क्या है, पदार्थ है। गाड़ी मस्त एकदम, गाड़ी के पास भी द्रव्यमान होता है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। समझ में आ गया इतना, ठीक है। पदार्थ को लेकर पूरा का पूरा क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिसके पास द्रव्यमान होगा तो वो पदार्थ होगा, जिसके पास द्रव्यमान नहीं होगा वो पदार्थ नहीं होगा, ठीक है। इसको लेकर जैसे कि आपके प्राणी मान लीजिए कि बाबू सोना है, वो भी पूछ रहे होंगे कि तुम हमसे बाबू कितना प्यार करते हो, तो उससे ही पूछिएगा कि किस मात्रक में चाहिए, ग्राम में, केजी में। तो वो भी जो होता है क्योंकि वो मापा तोला नहीं जा सकता है, उसमें द्रव्यमान नहीं होता है, तो वो भी पदार्थ नहीं है। गुस्सा, ये नहीं है कि हम तुम पे बहुत गुस्सा किए हैं, 10 kg गुस्सा कर रहे हैं, 50 kg गुस्सा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। इसका मतलब कि वो भी क्या है, एक एहसास है केवल, उसको भी वो पदार्थ नहीं है, ठीक है। गुस्सा हो गया, खुशी हो गया, ये सब पदार्थ नहीं होता है। अगर हमको पदार्थ को बांटना होगा तो हम दो आधार पर बांट सकते हैं, एक इसके भौतिक अवस्था के आधार पर बांट सकते हैं, और दूसरा इसके रासायनिक वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी पदार्थ के प्रकार की बात करेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। या तो हम उसको भौतिक अवस्था के आधार पर बांट सकते हैं, या फिर रासायनिक वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम उसका अगर भौतिक वर्गीकरण करेंगे तो पदार्थ जो होता है मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था कौन सी होती है पदार्थ की? ठोस अवस्था। इसके बाद दूसरी अवस्था जो होगी कौन सी अवस्था होगी? द्रव अवस्था। और तीसरी जो अवस्था होगी वो कौन सी अवस्था होगी? गैसीय अवस्था। तो जब पदार्थ की बात करेंगे तो पदार्थ की यही 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। क्लियर है, ठीक है। अब अगर बात करेंगे ठोस किसे कहते हैं, ठोस के परिभाषा की, क्योंकि अगर पदार्थ की ये 3 अवस्थाएं हैं तो तीनों के बारे में तो पता होना चाहिए ना आराम से। देखिए अगर हमको यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको समझना पूरा बढ़िया से डिटेल से ज़रूरी होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट होगा, नहीं समझ में आएगा,
तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद भी आ रहा होगा तो उसके बारे में बताइएगा कि हाँ सर आपका ये पढ़ाई अच्छा लगता है क्या, जो भी होगा आप कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ठोस अवस्था, इसको अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं। तो ठोस के पास में क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, तो आप 9th क्लास में जो पढ़े हैं ना, एकदम वो है परिभाषा, कौनो दूसरा परिभाषा नहीं कि ठोस किसे कहेंगे कि निश्चित आकृति होता है और इसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित। यानी ठोस के पास में निश्चित आकृति और आयतन होता है। उदाहरण अगर लेना चाहेंगे तो कुर्सी, इसको कहीं पर भी ले जाएंगे तो इसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और हर एक जगह पर वो उतना ही स्थान घेरेगा। इसका मतलब यह क्या है, एक प्रकार का ठोस है। टेबल, ये भी क्या है, ठोस है। जल, क्या जल ठोस है, तो अगर जल की बात करें जैसे कि अभी ये ग्लास में है तो ग्लास के शेप का है। अगर इसको हम क्या करते हैं बोतल में भरेंगे तो ये बोतल का शेप का हो जाएगा, इसका मतलब कि ये ठोस नहीं है। कार ठोस है, ठीक है। अगर बात करें कलम, ये भी क्या है, ठोस है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब किसको लेकर, द्रव को, ठोस समझ में आ गया। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसी को क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं द्रव को लेकर कि द्रव किसे कहेंगे, तो द्रव क्या होगा, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति इसका निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। कितना बढ़िया रहता है कि द्रव का आयतन भी निश्चित नहीं होता है। तो हम जाते दुकान पर से 2 लीटर दूध खरीद कर लाते, आप 50 लीटर वाला बर्तन में रख देते, तब जो दूध होता है कितना लीटर का हो जाता है, 50 लीटर। आयतन निश्चित ही नहीं है भाई, आयतन जितना बड़ा बर्तन में रखेंगे उतना आयतन हो गया। तो 2 लीटर वाला में खरीद कर लाएंगे या 10 लीटर वाला में रख देंगे तो 10 लीटर हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित। मतलब कि आप दुकान पर से अगर 2 लीटर दूध खरीद कर लाए तो आप घर पर चाहे कितना भी बड़ा बर्तन में रखिएगा उसका आयतन कितना रहेगा। अगर 2 लीटर दूध खरीद कर लाएंगे तो उसका आयतन रहेगा 2 लीटर, ठीक है। तो आयतन इसका निश्चित होता है, आयतन बदलता नहीं है, लेकिन बदल क्या जाता है, इसका आकृति, मतलब आकार इसका बदल जाएगा। जैसे कि अगर इस बोतल में है तो इस बोतल के शेप का जल है, अगर इसको इस बोतल में शिफ्ट करेंगे तो इस बोतल के शेप का हो जाएगा। अगर इसी बोतल के पानी को अगर हम ग्लास में डाल देंगे तो यह किसके शेप का हो जाएगा, ग्लास के शेप का हो जाएगा। अगर यही बोतल के को चाहे अगर इन विभिन्न प्रकार के बोतलों में जिस बोतल में रखेंगे तो वह उसके डिजाइन का हो जाएगा। यानी इसका क्या होता है, आकार बदलते रहता है, इसका आकार कोई निश्चित होता नहीं है। समझ में आया, कोनो दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है। यानी 2 चीज़ सीखे हम लोग कि पदार्थ का ठोस अवस्था देखे और कौन सी अवस्था देखे, द्रव अवस्था। पदार्थ किसे कहते हैं ये भी देखे हैं, ठीक है। अब हम पदार्थ की तीसरी अवस्था देखते हैं। तीसरी अवस्था कौन सी है, गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में आकार भी निश्चित नहीं होगा, आयतन भी निश्चित नहीं होगा। मतलब कि इसकी आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, ये हीलियम बलून है, इसमें क्या हीलियम गैस भरी रहती है, तो ये जो है बलून में रहेगा जिस शेप में, तो इसके शेप का है। अगर यही इसको क्या करेंगे, अगर इस प्रकार का बलून है, ये भी हीलियम बलून ही है, तो क्या होगा कि इस प्रकार के शेप में हो जाएगा। जिस प्रकार के बलून में आप भरेंगे उस प्रकार का शेप रख लेगा। ऐसे ही आता है, लौका वाला बलून आता है, सेब वाला एप्पल बलून आता है, तो जिस प्रकार में हवा भरेंगे वो उस प्रकार का हो जाता है, ठीक है। जैसे कि दिल वाला रहेगा, बर्थडे में चाहे गिफ्ट देने में काम में आता है, तो अगर इस प्रकार का रहेगा तो ये इसके शेप का हो जाएगा, ठीक है। अगर इस प्रकार का अलग अलग शेप में, जैसे भी हवा का जो शेप होगा, जिस प्रकार का शेप आप चाहेंगे आप बदल सकते हैं। यानी इसका आकृति भी निश्चित नहीं होता है, आयतन भी निश्चित नहीं होता है। अगर गुब्बारा फूट जाएगा तो ये पूरा का पूरा रूम में क्या हो जाएगा, वही हवा फैल जाएगा उतना ही, यानी इसका आयतन भी बढ़ जाता है, घट जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके गुण के बारे में, समझ में आ गया इतना ना। तो अगर हम गुण की बात करेंगे, जैसे कि गुण हम देख रहे हैं ठोस का गुण, तो देखिए जब हम ठोस के गुण की बात कर रहे हैं तो यहीं पर सेम चीज़ में द्रव का भी गुण देख लेंगे और गैस का भी, ठीक है, अलग से नहीं देखेंगे। जैसे कि ठोस को अगर बात करेंगे तो इसका अंतराण्विक बल क्या होता है, प्रबल होता है। अंतराण्विक बल प्रबल होने का मतलब क्या होगा, अंतराण्विक मतलब कि अंदर के अणु में, ठीक है, कि ये जो है ठोस के कण हो गए, तो ठोस के अणु में आपस में आकर्षण बल अधिक होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को बहुत खींचते हैं तेजी से, लेकिन द्रव में उतना आकर्षण बल नहीं होता है और गैस के कणों के बीच में एकदम आकर्षण बल नहीं होता है। तो सबसे बल प्रबल किसके अंदर में होगा, ठोस के अंदर में। द्रव में उससे कम होगा और गैस में अंतराण्विक बल क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। अब अगर आकर्षण बल ठोस में अधिक होगा तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को पकड़ के रखेगा, क्योंकि आकर्षण बल तेज है ना, सब एक दूसरे को खींच के रखेगा। अगर खींच कर रखेगा तो यह अपने स्थान से जा नहीं पाएगा। अगर जा नहीं पाएगा तो इसका आयतन भी निश्चित होगा और इसका आकार भी क्या होगा, निश्चित होगा। इसके अलावा क्योंकि आकर्षण बल अधिक है, आकर्षण बल अगर मान लीजिए
इस वाले चलिए इसको रख देते हैं पॉकेट में। इस हाथ के बीच में और इस हाथ के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक है, तो अगर बहुत अधिक रहेगा तो दोनों चिपका रहेगा एक दूसरे से, यानी कि दोनों के बीच में दूरियां कम रहेगी या अधिक रहेगी। तो देखिए जब अगर आकर्षण बल अधिक है तो दोनों चिपका हुआ है, मतलब कि इसके बीच की दूरियां क्या होती है, कम होती है। लेकिन यही आकर्षण बल नहीं रहेगा तो ये दोनों क्या रहेगा, दूर दूर। ठीक है, तो यही है कि ठोस के कण में क्योंकि अंतराणविक आकर्षण बल अधिक होगा, इसका अणु पास पास होंगे, लेकिन गैस में नहीं होता है तो इसके अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। समझ में आ गया बात। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, असंपीड़ होते हैं और कठोर होते हैं। ठोस के कण जैसे कि ये है, तो इसको दबाने पर नहीं दबेगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे, असंपीड़। अगर दबाने पर यही दब जाता तो इसको क्या बोलते हैं, संपीड़। तो जिसको दबाने पर नहीं दबता है उसे असंपीड़ बोलते हैं। असंपीड़, अ का मतलब नहीं है, संपीड़ मतलब दबाने वाला। ठीक है, तो देखो इसके सिंपल सा बात है कि इसके कणों के बीच में दूरी तो है नहीं। अगर दूरी है ही नहीं तो जब इसको ऊपर से चाहे नीचे से दबाएंगे तो बीच में जगह ही नहीं है, तो जाएगा नहीं, दबेगा। इसीलिए ठोस के कण दबते नहीं है। लेकिन गैस के कण की बात करेंगे तो गैस इधर से और इधर से दबाए तो बीच में खाली स्थान है, तो जब इधर से हाथ लगा के ऐसे दबाएंगे, चाहे इधर से अगर दबाना होगा तो जब दबाया जाएगा तो ये कण क्या होंगे, आपस में चिपक जाएंगे, क्योंकि इसके बीच में क्या है, खाली स्थान है। तो जैसे कि गुब्बारा में जब हवा भरे रहते हैं और उसको क्या करते हैं, गुब्बारा के हवा को जब हम दबाने की कोशिश करते हैं तो गुब्बारा का हवा दबता है। क्यों, क्योंकि उसमें गैस के कण जो होते हैं दूर दूर रहते हैं, तो दबाएंगे तो क्या हो जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ठोस के कण में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि दबाएंगे तो जगह ही नहीं है कि दबेगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या होते हैं, अवयी कण। अवयी कण की मतलब कि जिससे मिलकर बना है। किससे मिलकर कोई पदार्थ बनेगा, परमाणु, अणु या आयन से। ये क्या होते हैं, स्थितियां निश्चित होती है और यह अपने कण मतलब ठोस के कण गति करते नहीं है, क्योंकि इसके अगर इस देखो इस दोनों के बीच में आकर्षण बल अधिक है तो दोनों चिपक गया है ना, अब दोनों एक दूसरे को छोड़कर जाएगा नहीं। लेकिन दोनों के बीच में अगर मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई, क्या हमारे शादी हो गई, चलो तुम लोग का कहाँ है, अभी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, हमारा शादी हो गया, तो हमारा शादी हो जाएगा तो मेरी पत्नी के साथ अगर हमारा दोनों के बीच में बॉन्डिंग बढ़िया रहेगा, दोनों एक दूसरे को समझ रहे होंगे, तो दोनों एक दूसरे को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम ही दोनों के बीच में आकर्षण बल नहीं रहेगा, हमको मैडम जी से मतलब नहीं है, मैडम जी को हमसे मतलब नहीं है, तो दोनों लोग मस्त कहीं घूम रहे हैं, वो अपने में हम अपने में घूम रहे हैं, तो दोनों को फिर क्या होगा कि दोनों एक दूसरे में जिधरे मन उधरे भांज रहे हैं। वही होता है गैस, क्योंकि ठोस के कण में आकर्षण बल अधिक रहता है तो सब एक दूसरे से चिपके रहते हैं, कोई कहीं पर भागता नहीं है। लेकिन गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल नहीं होता है। अब अगर आकर्षण बल नहीं है तो कोई एक दूसरे से जुड़ा नहीं है, फिर सब छुट्टा साड़ जैसा क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो गैस के कण क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। कौन सी गति होती है इसके अंदर में, इसके अंदर में होती है ब्राउनी गति। ठीक है, कौन सी गति होती है गैस के कणों के बीच में, ब्राउनी गति। ब्राउनी गति होता क्या है, कोई कण अगर किसी भी दिशा में गति कर रहा है, मतलब उसका कोई निश्चित दिशा नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, ब्राउनी गति। और ब्राउनी गति के बारे में सबसे पहले कौन बताए थे, रॉबर्ट ब्राउन। पहले के आदमी एगो तो बड़ा अथू रहते थे, जो जिस खोज दिया तो अपने ही नाम पर रख दिया, ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन खोजे तो इसीलिए उसका नाम हो गया ब्राउनी गति। अगर कहीं मोहन सोहन खोजे रहते, हम लोग यहाँ भारत के वैज्ञानिक खोजे होते, तो फिर उसका नाम रामलाल गति हो जाता। चलिए देखते हैं इसको आगे। ब्राउनी गति के गैस के कणों में कौन सी गति होती है, ब्राउनी गति होती है। लेकिन ठोस के कण गति नहीं करते हैं, क्योंकि इसके कण आकर्षित एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, खाली कंपन करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्था को लेकर, तो तीन अवस्था देखे, ठोस देखे, द्रव देखे और कौन सा देखे, ठोस। तीनों का डेफिनेशन देख लिए कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है, और गैस का दुन्नी ससुरी निश्चित नहीं होता है, ना ही इसका आयतन निश्चित होता है, ना ही आकार, दोनों में से कौन निश्चित नहीं होता है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी दो अन्य अवस्थाएं भी होती है। पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती है, मुख्य रूप से ये 3 है, और 2 अवस्थाएं कौन सी है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुल कितनी अवस्थाएं हो गई हैं, 5 अवस्थाएं। ठीक है, तो 3 के बारे में तो हम देखें, ठोस, द्रव एवं गैस। थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं। चलिए आपको एक सवाल पूछते हैं, प्लाज्मा को लेकर अगर पूछेंगे तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी अवस्था पाई जाती है। प्लाज्मा अवस्था तो आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे पता नहीं, देखे हैं प्लाज्मा अवस्था? चलिए हम दिखाते हैं, एकदम देख जाइएगा। तरई देखा हो, दिनों में आदमी तरई दिखाते थे हम लोग के ना, बचपन में एगो आता है वो झाड़ी जैसा रहता है, और उसे मार के ना दिनों में तरई लग जाता है एक के बार में।
तो जो तारा होता है, जितना तारा होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में। सूर्य भी किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में। ठीक है, चाहे बिजली जो मारती है वो किस अवस्था में रहती है? प्लाज्मा अवस्था में होती है। तो प्लाज्मा अवस्था होता क्या है? तो यानी कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक अवस्था कौन सी पाई जाती है? प्लाज्मा अवस्था। पृथ्वी जो है ठोस अवस्था में है, लेकिन जितने भी तारे हैं वो सभी किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में। सूर्य भी प्लाज्मा अवस्था में है, चंद्रमा प्लाज्मा अवस्था में नहीं है, उसके पास ऊर्जा नहीं है। जिसके पास ऊर्जा होता है उसको प्लाज्मा अवस्था में रहता है। बिजली है उसको प्लाज्मा अवस्था में। तो जैसे हम ठोस को बात की कि ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, द्रव का परिभाषा देखें, गैस का परिभाषा देखें, उसी तरह से अगर प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा का आकार निश्चित नहीं होता है, जैसे गैस का होता है उसी तरह से। इसके अलावा इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। जैसे गैस का था ना, गैस का आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होता है, उसी तरह प्लाज्मा का भी आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होता है। तो अब इसमें अंतर क्या है? यह क्या होता है, इसका घनत्व ठोस एवं द्रव की तुलना में क्या होता है? कम होता है, बिल्कुल गैस की तरह। ठीक है, और ये क्या होते हैं? प्लाज्मा धन आवेशित होता है। ठीक है, तो इसको परिभाषा के तौर पर देखेंगे तो क्या होगा? प्लाज्मा का आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होता है, इसका घनत्व ठोस एवं द्रव की तुलना में कम होता है, तथा प्लाज्मा के पास कौन सा आवेश होता है? यह धन आवेश का होता है। ठीक है, यह आवेशित कण होता है। ठीक है, प्लाज्मा उच्च तापीय आयनिक गैस को कहा जाता है। मतलब कि क्या होता है कि जब गैस को पहले हम शुरू से अगर देखेंगे तो पहले ठोस होता है, जब हम ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदलता है, द्रव को जब गर्म करेंगे तब क्या किस में बदल जाएगा? गैस में बदलता है। जैसे बर्फ़ हो गया, बर्फ़ को जब हम गर्म करेंगे तो पिघल के पानी में बदल जाएगा, पानी को जब गर्म करेंगे तो भाप बन के बादल जैसा उड़ जाएगा। अब इसको जब हम गर्म करते हैं, किसको? गैस को। गर्म ही नहीं करते हैं, खूब गर्म कर रहे हैं, खूब गर्म करेंगे। तो जब इसको अब गैस को गर्म करेंगे तो एकरे में से इलेक्ट्रॉन को क्या होगा? छौंक के बाहर भाग जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर चला जाता है तो इसके पास क्या हो जाता है? धन आवेश हो जाता है, क्योंकि माइनस चला गया तो प्लस है नजर बचेगा, तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो इसके पास कौन सा आवेश बचता है? धन आवेश। क्यों इलेक्ट्रॉन ही गया, प्रोटॉन क्यों नहीं गया? क्योंकि जब अगर बात करेंगे 9 क्लास में पढ़े होंगे कि परमाणु की संरचना में नाभिक में प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर होता है, इसीलिए जो बाहर रहेगा वो क्या होगा? निकल जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो हम ये बताएंगे आगे, परमाणु संरचना जब पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। अभी ये जानिए कि क्या होगा कि जब इसको खूब गर्म करेंगे तो इसमें का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इसके पास अब क्या बचेगा? केवल प्लस। तब जाके ये कौन सी अवस्था में चला जाएगा? प्लाज्मा अवस्था में। ठीक है, यह आयनिक होता है और कौन सा आवेश होता है? इस पे धन आवेश। प्लाज्मा के पास में धन आवेश होता है, यह गैस ही होता है, लेकिन क्या होता है? उस गैस को जब बहुत गर्म कर देंगे तब जाके वह किस अवस्था में रहेगा? प्लाज्मा अवस्था में। इस समय जितना तारा हो गया, चाहे हाइड्रोजन हीलियम हो गया, सूर्य इस समय क्या है? हाइड्रोजन मिल के हीलियम का निर्माण कर रहे हैं, तो उस समय यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकल रही है, तो वो भी किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में। तो जितने भी तारे होते हैं सब प्लाज्मा अवस्था में। इसके पास में क्या होता है? बहुत ही ऊर्जा होती है, उच्च ऊर्जा होता है प्लाज्मा के पास में। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में समझ में आ गया। क्या होता है? गैस का जब ऊर्जा बढ़ा देंगे तब क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। और वही सेम उसका उल्टा होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको भारतीय वैज्ञानिक से बोस जो थे, भारत के स्वतंत्र बोस थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। इसके बारे में बतलाए गए थे पहला क्लास में कि जब हम क्या करते थे, ठोस गर्म करेंगे किस में बदलेगा? द्रव में। द्रव को गर्म करेंगे किस में बदलेगा? गैस में। और गर्म करेंगे किस में बदलेगा? प्लाज्मा में। तो ठोस से जो पहले मतलब खूब ठंडा करेंगे, खूब गर्म करेंगे तो प्लाज्मा बनेगा, और खूब ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। खूब ठंडा करेंगे तब। खूब का मतलब कितना तक हम ठंडा कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं 0 केल्विन। इससे ज़्यादा ठंडा किसी पदार्थ को किया जा सकता नहीं है। इसी को डिग्री सेल्सियस में कहेंगे तो -273 डिग्री सेल्सियस। अगर इस ताप पर क्या किया जाता है, जब लिया जाता है निष्क्रिय धातु को, तो ये किस अवस्था का निर्माण करती हैं? तो ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के निर्माण करती हैं। और इसके बारे में जो प्रयोग किया गया था वो किस पे किया गया था? रुबिडियम धातु पर किया गया था प्रयोग, और इसका प्रयोग किया गया था। तो देखिए आइंस्टाइन और बोस जो थे, ये दोनों लोग 1920-24 के आसपास में इस प्रयोग के बारे में बताए थे, लेकिन इसके बारे में प्रयोग नहीं कर पाए थे क्योंकि उस समय संसाधन नहीं था। बाद में इसका प्रयोग किया गया था 1995 में। ठीक है, तो ये क्या बतलाए थे कि जब किसी निम्न घनत्व वाले गैस को
एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो के तापमान किसको कहा जाता है? 0 केल्विन को कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, तक अगर ठंडा किया जाएगा तो किस का निर्माण होता है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो जब क्या करेंगे, निम्न घनत्व वाले गैस को अगर 0 केल्विन तक ठंडा करेंगे, एकदम ठंडा करते जाएंगे, एकदम ठंडा कर देंगे तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन बनेगा। ये जो अवस्था दिख रही है ये है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, तो अब हमारे पास में सीखे क्या कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं और उन सब के बारे में कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, प्लाज्मा क्या है और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ये पांचों अवस्था के बारे में सीख लिए। अब हम देखते हैं कि पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन क्या हम पदार्थ में ठोस को द्रव में बदल सकते हैं, द्रव को गैस में बदल सकते हैं या नहीं। इसको लेकर अगर बात करेंगे तो हम पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन किसके द्वारा कर सकते हैं? ताप के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसके जरिए कर सकते हैं? दाब के जरिए कर सकते हैं। ताप के जरिए और दाब के जरिए दो तरीका है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं किसके द्वारा? ताप के द्वारा। अगर ताप के द्वारा की बात करेंगे तो होता क्या है कि जब हम ताप को बढ़ाने पर क्या होगा? ठोस किस में बदलता है? द्रव में, और द्रव किस में बदलता है? गैस में। कब? जब ताप को बढ़ाते हैं, मतलब कि जब हम गर्म करेंगे तो बर्फ है, गर्म करेंगे तो पानी में बदल गया, तो बर्फ ठोस था, पानी किस में चला गया है? तो ये हो गया हमारे पास में द्रव। जैसे कि बर्फ है, जब इसको हम क्या करेंगे, बर्फ को जब गर्म करेंगे तो ये पिघलना चालू करेगा, और पिघलेगा तो कौन सी अवस्था देगा हमको? जल बन जाएगा, द्रव अवस्था। और इसको फिर गर्म कर रहे हैं शुरू की, एकदम मारी खौलाई के गर्दा उड़ा देंगे। तो जब फिर इसको गर्म करेंगे तो क्या किस में बदल जाएगा? भाप, बल बल करके भाप निकलने लगेगा। तो यहाँ पर ये कौन सी अवस्था हमारे पास में है? ये अवस्था ठोस है। ठोस को जब गर्म करते हैं तो कौन सी अवस्था बनती है? द्रव अवस्था। और इसको भी जब गर्म करते हैं तो कौन सी अवस्था बनती है? गैसीय अवस्था। समझ में आया बात? तो ये हमारे पास में इसको लेकर यहाँ पर मीटर दिया गया है कि सॉलिड, ठोस, जब जैसे जैसे ताप को बढ़ाएंगे तो ठोस, द्रव, द्रव, ऐसे करके अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, ये हो गया ताप के जरिए। अब हम किसके जरिए देखते हैं? दाब के जरिए। तो ताप और दाब एक दूसरे के उल्टा होगा। तो होगा क्या कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है? गैस में बदलता है, बढ़ाने पर गैस द्रव में बदलता है तथा द्रव ठोस में बदलता है। यहाँ पर ये ताप नहीं होगा, सॉरी, ये क्या होगा? दाब। ठीक है, दाब बढ़ाने पर गैस द्रव में बदलेगा और द्रव किस में बदलेगा? ठोस में। कैसे बदलेगा समझिए बात को। तो हम बताए हैं कि ठोस के कण जो होते हैं पास पास होते हैं, जबकि गैस के कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। तो पहले हम गैस को लेंगे तो गैस के कण क्या है? यहाँ पर दूर दूर है। तो अब अगर हम दाब बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाने का मतलब इसको क्या करेंगे? दबाएंगे। तो जब गैस के कणों को अगर हम दबाएंगे तो कण पास पास आ जाएंगे, आएंगे ना। कण अगर दूर दूर है और दबाना शुरू किए तो ये क्या हो जाएंगे? और पास पास आएंगे। तो जब और पास पास आएंगे तो जब कण नज़दीक हो जाएंगे तो ये गैस किस अवस्था में चला जाएगा? द्रव अवस्था में जाएगा। और इसको फिर से अगर गर्म करते जाएंगे, मतलब सॉरी, दाब बढ़ाते गए, मतलब कि गैस से दाब बढ़ाए तो बढ़ाते बढ़ाते ये द्रव अवस्था में बदल जाएगा। और जब द्रव को और ही दाब बढ़ाते जाएंगे तो यह किस अवस्था में चला जाएगा? ठोस अवस्था में। और अणु पास पास आएंगे ना, तो जितना पास पास आएगा तो वैसे ही वह किसके तरफ बदलते चला जाएगा? ठोस के तरफ। समझ में आ गया बात? कि जब हम दाब को बढ़ाते हैं तो गैस के कण किस में बदलेगा? द्रव में। और द्रव के कण किस में बदलेंगे? ठोस में। ठीक है, तो यानी कि हम अवस्था का परिवर्तन किससे किस में कर सकते हैं? ठोस से हम द्रव में कर सकते हैं, और उसके बाद द्रव से किस में जा सकते हैं? गैस में जा सकते हैं। किसके जरिए जा सकते हैं? तापमान को जब हम गर्म करेंगे तो ठोस द्रव में जाएगा और द्रव किस में जाएगा? गैस में। लेकिन अगर दाब बढ़ाएंगे तो गैस दब के द्रव में बदल जाएगा, और द्रव किस में दबेगा? तो किस में बदल जाएगा? ठोस में। ठीक है, अब इस प्रक्रिया को कहते क्या है? तो जब हमारे पास में ठोस द्रव में जा रहा है, तो यानी कि बर्फ गल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? गलन। क्योंकि गल रहा है इसलिए इसको कहेंगे गलन। ठीक है, और द्रव किस में बदल रहा है? गैस में, यानी भाप बन रहा है, इसको क्या कहेंगे? वाष्पन। यानी कि परिभाषा देखिए, जब ठोस किस में बदलता है? द्रव में, तो इसको क्या कहेंगे? गलन। जब हमारे पास में द्रव किस में बदलता है? गैस में, तो इसको क्या कहा जाता है? वाष्पन। अगर यही हमारे पास में गैस द्रव में, क्योंकि ठंडा करेंगे तो उल्टा भी तो होगा, तो गैस जब यही क्या करता है? द्रव में जाता है, तो इसको कहते हैं संघनन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे?
संघनन। तो जब गैस द्रव में जा रहा होता है तो उसको संघनन कहते हैं, जबकि द्रव गैस में जा रहा होता है तो उसको क्या कहते हैं, वाष्पन। दोनों उल्टा है। यहाँ पर हमारे पास में अगर द्रव किस में जाता है, ठोस में, तो जब द्रव ठोस में जाता है तो इसको कहते हैं बर्फ बन रहा है तो इसको कहेंगे हिमीकरण। क्या कहेंगे, हिमीकरण। हिम माने बर्फ होता है, तो द्रव से अगर ठोस बन रहा है यानी पानी बर्फ बन रहा है तो इसको कहेंगे हिमीकरण। ठीक है, ऐसा भी देखने को मिलता है। ये तो हो गया हमारे पास में कि गलन क्या होगा, ठोस जब द्रव में जाएगा तो उसको गलन कहेंगे, द्रव गैस में गया तो उसको भाप बन गया, वाष्पन कहेंगे। अगर गैस द्रव में जा रहा है तो संघनन कहेंगे, और द्रव ठोस में गया तो इसको क्या कहेंगे, हिमीकरण। ठीक है, इसके अलावा देखने को मिलता है हमारे पास में जब क्या होता है, ठोस गैस में जाता है लेकिन द्रव में जाता नहीं है, सीधे ठोस से किस में जाता है, गैस में। जैसे कपूर ठोस में मिलेगा और सीधे गैस में चल जाएगा, वो द्रव में जाता नहीं है। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होता है, शुष्क बर्फ रहेगा, ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ, और सीधे गैस अवस्था में उसका द्रव फॉर्म होता नहीं है। तो यानी फिर यहाँ पर जब ठोस से गैस में जाते हैं या फिर गैस से किस में जाते हैं, ठोस में, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन होता क्या है, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया होती है जिसमें ठोस किस में जाता है, गैस में, या फिर गैस किस में जाता है, ठोस में। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ तक क्लियर है कि कौन किस में जाता है तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे जो होगा हम लोग अगला क्लास में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगला क्लास जब होगा, आज मंडे और सोमवार का क्लास है, अब हमारा क्लास जो मिलेगा केमिस्ट्री का वो बुधवार को होगा, तो बुधवार के क्लास में इसके आगे देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग इसका भौतिक वर्गीकरण देखे हैं, अगला क्लास में इसका रासायनिक वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, और कल के क्लास में आप लोग का फिजिक्स चलेगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, थैंक यू।